स्टेज पर विराजमान मेरे बड़े मेरे सारे गुरुजन, इन सबको मैं प्रणाम करता हूँ क्योंकि बहुत कुछ इनसे सीखने को मिलता है। सभा में उपस्थित मेरे बड़े मेरे छोटे सब ज्ञानवान हैं, इसलिए आप सबको भी मैं प्रणाम करता हूँ। आज मैं अपने जीवन में यहाँ पर उपस्थित हूँ, आप लोगों का प्यार है। इसके पीछे कुछ ऐसी शख्सियत भी हैं जिनके कारण मैं यहाँ खड़ा हूँ, क्योंकि हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई नाम या कोई ना कोई शख्स ऐसा ज़रूर होता है जो उसको काबिल बनाता है, या ये भी कह सकते हैं कि जिसके हम हमेशा ही ऋणी रहते हैं। इसलिए जिनसे हम सीख कर आगे चलते हैं उनको हमेशा अपने दिल दिमाग में याद रखेंगे तो हमारे लिए सदा ही आगे बढ़ने के रास्ते बनते रहेंगे। मैं अपने जीवन में अपने पिताजी श्री प्रवीण शर्मा जी से मैंने सीखना शुरू किया, उनसे मैंने सीखना शुरू किया। मेरे को उन्होंने बहुत कुछ ज्ञान दिया। मेरे जीवन में गुरुदेव GD वशिष्ठ जी ने मेरा साथ दिया, संजीव भोला जी ने मेरा मार्गदर्शन किया। इन सब की बहुत बहुत मेहनत कह सकते हैं जो इन्होंने मुझ पर की, उसकी बदौलत मैं खड़ा हूँ। क्योंकि ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जहाँ से मिले लेना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। ज्ञान अनंत है। अगर कोई इंसान, जैसे अभी अश्विनी गौतम जी कह रहे थे कि ज्ञान बहुत बड़ा है, कोई भी कहे कि मेरे को सब कुछ आ गया, वो वाकई में गलत है। कि ऐसा कोई भी कहेगा तो वो गलत माना जाएगा, क्योंकि ज्ञान अनंत है और अनंत ही भगवंत है। जिस तरह हम उस अनंत ज्ञान को पूरी तरह नहीं जान सकते, भगवान को पूरी तरह नहीं जान सकते, तो इसलिए जितना जिसको मिले उसका शुक्र करे, आगे बढ़े, वो उसके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। गुरु का जीवन में होना इतना ज़रूरी है जितना ज़रूरी हमारे जीवन में हमारा सांस लेना है। अब ज्योतिष के नज़रिए से देखें तो कहा गया है कि हमारी सांसें बृहस्पति है, गुरु है, तो ये बात मैं इसको इस तरीके से भी लेता हूँ कि जितनी ज़रूरी हमारे लिए हमारी सांसें हैं, उतनी ही ज़रूरत हमारी ज़िंदगी में हमें गुरु की है, मार्गदर्शक की है। क्योंकि गुरु का काम है एक भटके हुए को रास्ता दिखाना, अंधेरे में बैठे हुए को रोशनी दिखाना, ज्ञानवान बनाना। इसलिए एक जगह कहा भी गया है, ये तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। इसलिए ये हमेशा ध्यान रखें कि जीवन में गुरु का सम्मान करें, गुरु बहुत ज़रूरी है। और आज का ये जो मैं आपके सामने टॉपिक रखने जा रहा हूँ, अब उसकी तरफ बढ़ते हैं कि लाल किताब के अंदर एक चीज़ को हमें हमेशा ही ध्यान में रखना है कि जब हम कुंडली देखते हैं, जन्म कुंडली देख करके, या हम कई बार किताब को पढ़ते हैं, तो एक धारणा दिमाग में सेट हो जाती है। कुंडली देखते समय कई चीज़ें ऐसी लगनी शुरू हो जाती हैं कि ये ग्रह आपका नुकसान करेगा, ये इसका शत्रु है, ये इसको खराबी देगा, ये ग्रह आपके दो इकट्ठे बैठ के ये दुश्मनी करके बहुत बड़ी खराबी दे देंगे। तो एक चीज़ को समझिएगा कि हर ग्रह हर वक्त एक दूसरे से शत्रुता नहीं रखता। एक एग्जाम्पल मैंने जयपुर में दिया था, लेकिन आज उसके आगे का एग्जाम्पल रखूंगा। जयपुर में भी मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, छोटा सा एग्जाम्पल शेयर कर देता हूं कि अगर हर वक्त हर ग्रह एक दूसरे से शत्रुता करता हो तो इंसान का शरीर कभी चल ही नहीं पाएगा। हमारे शरीर के अंदर हमारी सभी नसें बुध हैं और उसमें दौड़ रहा खून तो मंगल है, जिसको उसका शत्रु माना गया है। तो इसलिए अगर ये हमेशा हर रूप में ही शत्रुता निभाते तो क्या हमारे शरीर में खून दौड़ पाता? हमारी नासिका, हमारी नाक, इसके सुराख बुध हैं और इसमें से लगातार निरंतर ऑक्सीजन अंदर बाहर होती है, जो बृहस्पति है। और हम कहते हैं कि बृहस्पति का सबसे बड़ा शत्रु बुध है। तो क्या यहां पर मुझे बताइए, बुध जो है वो बृहस्पति को आने जाने की इजाजत क्यों दे रहा है? इंसान की सांसें क्यों चल रही हैं? तो ये समझिए कि गहराई में जब हम जाएंगे, जब हम अपने स्तर को ऊंचा ले जाने की कोशिश करेंगे, तो आपको एक आभास होगा। जैसे कबीर जी ने कहा था ना कि भाई, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर।
इस तरह जब हम अपने दायरे को थोड़ा ऊपर की ओर ले जाएंगे तो हमें एक चीज समझ आएगी कि ग्रह किसी कंडीशन में जाके खराबी दे दें तो उसका कोई कारण और बन जाए, कोई उसके अंदर तीसरा ग्रह कारण बन जाए, या कुंडली का कोई भाव उसका कारण बन जाए खराबी देने का, तो वो खराबी दे देता है। लेकिन ऐसे में ग्रह आकाश में बैठे, मुझे बताओ कौन से ग्रह आपस में लड़ रहे हैं, कौन से ग्रह आपस में ऊपर ब्रह्मांड में टक्कर मार रहे हैं एक दूसरे से? नहीं है। अपने दायरे को ऊपर ले जाइए। और आज के मेरे इस टॉपिक को आप जरूर ध्यान से सुनना, समझना। ये एक बहुत गहरी बात है कि मेरे को आज आप एक चीज बताइए, मैं एक सवाल आपके सबके आगे रख रहा हूं कि अगर एक बीवी, एक पत्नी अपने जीवन के अंदर अपने पति के दुश्मनों की सपोर्ट करने लग जाए और उसी पत्नी का जो पति है वो अपनी बीवी के दुश्मनों का सपोर्ट करने लग जाए, तो ये गृहस्थी कैसे चलेगी? इस बात को बहुत गहराई से समझना आप, क्योंकि इसका मतलब बहुत बड़ा निकलेगा आगे जाके। कि अगर पत्नी ही पति के दुश्मन को सपोर्ट कर रही है तो पति कहेगा कि मैं तो तुझे अभी तलाक दूंगा, अभी छोड़ दूंगा, तू मेरे दुश्मन को सपोर्ट कर रही है, मैं तो तेरे साथ रहूंगा नहीं। और पति अगर पत्नी के दुश्मनों को सपोर्ट करे तो वो कहेगी मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी। लेकिन मैं जो एग्जाम्पल देने लगा हूं इसको ध्यान से सुनिएगा। अगर ऐसा होता है, अगर दुनियावी सोच से हम सोचेंगे तो यही होगा। कोई भी होगा वो यही करेगा कि नहीं, ये रिश्ता नहीं चल सकता, ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम इकट्ठे नहीं रह पाएंगे। लेकिन एक बार सोच कर देखिए, क्या यही काम ब्रह्मा जी और माता सरस्वती नहीं कर रहे? ब्रह्मा जी बृहस्पति को बल देने का काम कर रहे हैं और माता सरस्वती जी राहु को बल दे रही हैं। क्या ब्रह्मा जी को नहीं पता कि मेरी पत्नी ये मेरे ग्रह के एंटी ग्रह को सपोर्ट कर रही हैं, उसको बल दे रही हैं? और क्या सरस्वती जी को नहीं पता कि ये ब्रह्मा जी मेरे ग्रह के एंटी ग्रह यानी बृहस्पति को बल दे रहे हैं? उनका तो कभी झगड़ा इस बात को लेकर के हुआ नहीं, जबकि दोनों पति पत्नी हैं, दोनों एक दूसरे के एंटी ग्रहों को उनके मालिक हैं, उनके इष्ट हैं। अब दूसरी तरफ आकर देख लीजिए, विष्णु जी, लक्ष्मी जी। विष्णु जी सूर्य के देवता हैं, लक्ष्मी जी शुक्र की देवी हैं। तो यहां पर विष्णु जी क्या कर रहे हैं? वो सूर्य को बल दे रहे हैं। और यहां पर लक्ष्मी जी क्या कर रही हैं? वो शुक्र को बल दे रही हैं। तो यहां पर वही कंडीशन आ गई ना कि विष्णु जी शुक्र के यानी कि शुक्र को सूर्य को बल दे रहे हैं जो शुक्र का कहीं ना कहीं नुकसान कर सकता है, और लक्ष्मी जी शुक्र को बल दे रही हैं जो सूर्य का एंटी है। वो दोनों आपस में क्यों नहीं झगड़ रहे? कंडीशन तो वही आ गई जो मैंने सवाल रखा था कि दो पति पत्नी अगर एक दूसरे के दुश्मन को सपोर्ट करेंगे तो वो कैसे बात बनेगी। और अब यहां पर भगवान शंकर और माता गौरी जी को ले लीजिए, गौरजा माता को। शिव जी हमेशा चंद्र के देवता हैं, वो चंद्रमा को सपोर्ट कर रहे हैं। हमेशा शिव जी की पूजा से चंद्र को बल मिलता है। और जो गौरजा माता हैं ये शुक्र हैं। कई लोगों के दिमाग में हो सकता है कि ये बात आए कि भी शक्ति है वो तो देवी है, बुध है। लेकिन यहां मैं क्लैरिटी दे देता हूं कि जो शक्ति है वो दुर्गा है और दुर्गा इनकी जननी है। लेकिन जो मां गौरजा है वो स्त्री है, क्योंकि बुध तो कन्या है और गौरजा माता कन्या नहीं, वो स्त्री है, उनकी शादी हो चुकी है। इसलिए शिव यदि चंद्र को बल देते हैं तो मां गौरजा वो शुक्र को बल देती है। तो यहां पर भी दोनों चीजें कहीं ना कहीं हमें लगता है कि एंटी हैं। तो यहां पर समझकर देखिए कि अगर दोनों आपस में झगड़ नहीं रहे, वो उनसे बहस नहीं कर रहे, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा राज है जो हमें समझना पड़ेगा। ज्योतिष के अंदर भी उस चीज को एप्लीकेबल करना पड़ेगा। और अगर इस पूरे राज को एक लाइन में डिफाइन करना हो तो वो ये लाइन है कि कोई भी ग्रह किसी से शत्रुता नहीं रखता। एक बार स्तर को ऊपर ले जाकर देखिए और उसका एग्जाम्पल मैं दे देता हूं। लाल किताब ने कहा है, उसी में लिखा है सूर्य का मित्र चंद्र है, चंद्र का मित्र बृहस्पति है, बृहस्पति का मित्र मंगल नेक है, मंगल नेक का मित्र राहु है, राहु का मित्र बुध है, बुध का मित्र शनि है, शनि का मित्र शुक्र है और शुक्र का मित्र केतु है।
अब ये एक पूरी लड़ी बन गई है। इसको अगर दुनियावी तौर पर समझेंगे कि कैसे ग्रह शत्रुता नहीं करेंगे, तो इसका एक एग्जाम्पल मैं देता हूं। मान लीजिए मेरे घर के अंदर मेरा दोस्त आ गया, जैसे कि सूर्य के घर में अब चंद्रमा आ गया, तो चंद्रमा उसका दोस्त है। लेकिन अगर हमारे घर में आया हुआ हमारा दोस्त भी आगे अपने दोस्त को लेके आ जाए, तो वो भी हमारा दोस्त बनता है कि नहीं बनता है? अगर वो आगे अपने दोस्त को लेके आ जाए, तो क्या वो हमारा दोस्त नहीं बनता? अगर इस कड़ी को आप डिटेल में देखोगे तो इसका मतलब यह है कि दोस्त का दोस्त भी दोस्त होता है। इसलिए शुरू से लेकर अगर आखिर तक जाओगे तो यही पाओगे कि ग्रहों की शत्रुता हर वक्त हर रूप में नहीं है। इसीलिए ये देवी देवताओं का इस बात को लेकर के झगड़ा भी नहीं है। अब होता क्या है कि हम लोग यही सोचते हैं, कई बार क्या कर बैठते हैं कि हम ये सोचते हैं कि भाई ये दो ग्रह शत्रु हैं, इनके मिलने से ये खराबी होगी। कई बार दो ग्रहों के मिलने से एक बहुत बड़ा लाभ हो जाता है। अब जैसे मैंने बताया, ब्रह्मा जी बृहस्पति के देवता हैं और मां सरस्वती राहु की देवी हैं, तो आप सब कुछ जानकार हो। बताइए कि बृहस्पति ब्रह्मा जी और राहु सरस्वती माता, इन दोनों के मिलने से बना बुद्ध, यानी कि पूरी दुनिया की अकल इनके मिलने से बन रही है। तो जब उनको पता है कि हम दोनों के इस योग से, इन दो ग्रहों के मिलने से पूरी दुनिया की अकल बन रही है, बृहस्पति राहु इकट्ठे रह करके बुद्ध बना रहे हैं जो पूरी दुनिया को चलाएगा। और दूसरी तरफ देखिए, अगर विष्णु लक्ष्मी जी की बात करें तो वो सूर्य और शुक्र मिल रहे हैं। उनको पता है वो क्यों नहीं झगड़ रहे कि सूर्य और शुक्र मिलकर के बृहस्पति बना रहे हैं। बृहस्पति पूरी दुनिया का ज्ञान है। एक ने दुनिया के लिए बुद्धि बना दी, दूसरे ने दुनिया के लिए ज्ञान बना दिया। और शिव और माँ गौरजा जब मिलते हैं, शक्ति जब मिलते हैं, चंद्र और शुक्र जब मिलते हैं, तो मंगल नेक बनता है। लाल किताब के अंदर हम आमतौर पर पढ़ते हैं कि सूर्य और बुध मिल जाए तो मंगल नेक हो गया, यह कहा जाता है। लेकिन एक बात को ध्यान में रखना जरूरी है कि युतियां तो ऐसी और बड़ी सारी हैं, बहुत सारी युतियां हैं जो शायद आमतौर पर हमें लिखी हुई नहीं मिलती हैं, लेकिन वो कुंडली में काम कर रही होती हैं। जिस तरह हम कहते हैं शुक्र और मंगल मिल जाए तो कुंडली में चंद्र नेक हो जाता है, इसी तरह चंद्र और शुक्र मिल जाए तो मंगल नेक होने लग जाता है। जंगल में मंगल लगा देता है ऐसा इंसान, अगर ये बहुत फायदे की तरफ चल जाए। और तीसरी चीज ये कि यहाँ पर ये भी समझिए कि इनके मिलने से क्या लाभ हो सकता है। जीवन के अंदर यदि आपके पास ज्ञान है, आपके पास बुद्धि है, और चंद्र और शुक्र के मिलने से एक ऐसा योग बनता है कि आप किसी चीज को जीवन में बढ़ा सकते हो। वो चाहे आपका वंश है, वो चाहे आपका ज्ञान है, दुनिया के अंदर हमारे शरीर से बनाने वाली ऐसी चीजें कि हम संतान पैदा करते हैं, यहाँ पर चंद्र शुक्र का बहुत बड़ा रोल है। अब हम सोचते हैं, कई बार ये सोचते हैं कि भाई ऐसा कैसे होता है कि कोई भी ग्रह एक दूसरे के साथ बैठा नुकसान कर ही नहीं रहा है या कर रहा है। तो इसमें जब जब आप लाल किताब पढ़ोगे, ऐसे ऐसे भेद निकलेंगे कि इंसान सोचता है कि ये चीज़ तो बिल्कुल नहीं है। अब जैसे मैंने बताया कि चंद्र और शुक्र के मिलने से मंगल नेक हो जाता है, ऐसे ही चंद्र और केतु के मिलने से भी शुक्र बन जाता है। आप दूध के अंदर खट्टा डाल दीजिए, दही बनेगा, यानी कि शुक्र बन गया। अब ये कहां पर लिखा है लाल किताब के अंदर? तो कुछ चीजें लाल किताब को पढ़ोगे, वो आपको कुछ ना कुछ हिंट देगी उस चीज के, और जब आप उसको जोड़ोगे, मेहनत करोगे, ये मेहनत का काम है, जब करोगे तो चीजें अपने आप निकल के सामने आएंगी। मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जिनका चंद्र केतु बार में घर में बैठा है, वो लोग विदेश में भी गए, विदेशों में भी सुख लिया, और वो जीवन में खूब पैसा कमा रहे हैं, और अगर कमा भी नहीं रहे तो उनका खर्चा बड़ा अच्छा चल रहा है, जिसके अंदर वो रुपया पैसा लग्जरी भोग रहे हैं। तो इसको समझना जरूरी है, ग्रह हर समय शत्रुता नहीं करते। हमें किसी भी ग्रह का उपाय करने से पहले उसकी तासीर को देखना जरूरी है कि ये किस चीज को जोड़ रहे हैं, यहां से इनसे जुड़ने से क्या चीज बन रही है, वो इस घर के लिए अच्छी है या बुरी। ये ध्यान में रखना कि जिस ग्रह को देख रहे हैं, ये देखिए वो कौन से ग्रह का रूप ले रहे हैं, वो इस घर के लिए अच्छी है या बुरी।
अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसको बड़ा ध्यान से सुनना, ये बहुत खास चीज मैं बताने लगा हूं आपको। जन्म कुंडली के 7वें घर में बैठा हुआ शनि या जन्म कुंडली के 6ठे घर में बैठा हुआ बुध तलाक करा देता है। जन्म कुंडली के 7वें घर का शनि तलाक क्यों कराता है, या बुध 6ठे घर में उच्च का बैठा हुआ तलाक क्यों कराता है, इसको समझना पड़ेगा। इसका बुध का गृहस्थी से लेना देना कोई नहीं है, शनि का गृहस्थी से लेना देना कोई नहीं है, बल्कि वो तो 7वें घर में उच्च का बैठा हुआ है, 7वें घर के फलों को अच्छा कर सकता है। लेकिन अब मेरे इस पॉइंट को आप समझना कि ग्रह की खूबी को पकड़ो। अब यदि 7वें घर में शनि बैठा है या 6ठे घर में बुध बैठा है, तो ये दोनों ही नपुंसक ग्रह हैं और उच्च होने की वजह से यहां पर ये अपनी खूबी दिखाएंगे। हो सकता है कि इंसान के अंदर नपुंसकता आ जाए जिसकी वजह से उसकी गृहस्थी खराब हो जाए। तो ये समझिए कि ये क्या ग्रह कर जाता है, कि ग्रह की खूबी देखने में क्या हुआ कि वो तो अच्छा बैठा पर उसने अपनी खूबी ऐसी दिखा दी। अब उसकी खूबी क्या है कि नपुंसक ग्रह है। अगर उसने इंसान को ही नपुंसक बना दिया तो कहीं ना कहीं तो उसका असर गृहस्थी पे आएगा और वो गृहस्थी खराब कर देगा, और ये चीजें पाई गई हैं। इसलिए ग्रह को समझना जरूरी है, देखना जरूरी है। बहुत एकदम छूटते से उपाय कर देना जरूरी नहीं है। कई बार नीच के ग्रह भी फायदा कर रहे होते हैं। मैंने रायपुर में बताया था कि हर नीच का ग्रह एक ग्रह को उच्च कर रहा है, हर उच्च ग्रह एक ग्रह को नीच कर रहा है। अब ये कहां की बात है, ऐसे सीधी समझ में कैसे आ जाएगी। अगर मान लीजिए शुक्र 6ठे घर में बैठा है, वो नीच का है, और वो देख किसको रहा है, वो 12वें घर को देख रहा है। और 12वां घर क्या है, जन्म कुंडली में 11वें घर का लाभ है। जब कहा जाता है कि नीच का शुक्र मंगल को अच्छा करता है, अब समझिएगा कैसे अच्छा करने लगा है। जब 6ठे घर में नीच का शुक्र 12वें घर को उच्च दृष्टि से देखेगा और वो 11वें घर का लाभ है, जैसे ही 11वें घर के लाभ के ऊपर उच्च की दृष्टि शुक्र की आएगी, 11वें घर को लाभ ही लाभ मिलेगा, यानी कि भाई को जीवन में सुख मिलने लग जाएगा। अब देखो यहां पे नीच ग्रह ने एक ग्रह को उच्च कर दिया, ये कंडीशन हर ग्रह पे लागू होगी, और उच्च का ग्रह नीच कर देता है। चंद्रमा दूसरे घर में आकर के बैठ जाए, वो 7वें घर के लाभ को नीच दृष्टि से देख रहा है, 8वें घर को, वो गृहस्थी को खराब कर देगा। तो ये समझना जरूरी है कि उच्च ग्रह भी नुकसान कर जाते हैं, नीच ग्रह भी फायदा कर जाते हैं। हमें फायदा कहाँ मिलना है, कैसे मिलना है। अब समझिए कि भी अब मैंने 2 एग्जाम्पल दिए कि हमारे तीनों देव अपनी देवियों के साथ मिलकर तीनों ही ऐसे ऐसे ग्रहों को सपोर्ट कर रहे हैं जो एक दूसरे के एंटी हैं। तो ये क्यों नहीं झगड़ रहे, इसका कारण ये है कि उनको पता है कि ये हर वक्त ये लड़ाई जारी नहीं रहती है, हर वक्त यहाँ पर नुकसान के योग नहीं है, वो कुछ विशेष योग होते हैं। अगर आप उसका अध्ययन करके पकड़ोगे, उपाय बनेगा तो ठीक है, नहीं तो ये ग्रह हर समय नुकसान नहीं करता है। इसलिए ग्रहों को इस तरीके से समझेंगे, लाभ जरूर होगा, जीवन में आगे जरूर बढ़ेंगे, और धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे तो कुंडली अपने आप बोलने लग जाती है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि एस्ट्रोलॉजर जब बड़ा होता जाता है ज्ञान के अंदर, उसके उपायों की लिस्ट छोटी होती चली जाती है। ये पक्की बात याद रखिएगा। जब आपके उपायों की लिस्ट छोटी होने लग गई और उस छोटी लिस्ट के उपायों से लोगों के काम होने लग गए, समझ लीजिएगा कि मालिक आप पर मेहरबान हो चुका है। इसलिए ये जरूर ध्यान रखना है कि 7वें घर में सूरज है तो सभी लोगों को कह दिया जाए कि गुड़ का दलिया बनाकर बांट दो, सभी लोगों को कह दिया जाए काली गाय को गुड़ डाल दीजिए, सभी को कह दिया जाए कि तांबे के चौरस पतरे दबा दीजिए। अरे ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। 7वें घर के सूर्य के 7 लोग खड़े कर लो, क्या 7 के पिता की इनकम सेम है? क्या 7 के पिता किसी एक ही परेशानी से गुजर रहे हैं? क्या 7 के पिता की पढ़ाई लिखाई एक जैसी है? नहीं। अगर सबके हालात अलग हैं तो सबके उपाय भी अलग होंगे। इसको स्टडी करने से पता चलेगा। लाल किताब मुकम्मल ग्रंथ है, बहुत बड़ा है, और इसके अंदर मैं ये भी कहूँगा
कि सिर्फ इस चीज तक सीमित ना रह जाएं कि जो किताब में उपाय हैं वही काम करेंगे, वो बहुत बड़ा ग्रंथ है, उसके उपाय कारगर हैं, लेकिन लाल किताब आपको इतना सक्षम बना देती है कि आप खुद से भी ऐसी चीजें बना सकते हो जो रिलेट तो लाल किताब से करेंगी, लेकिन नए उपाय इजाद होंगे जो आपको फायदा देंगे, जीवन में आप आगे बढ़ते जाओगे। इसके अंदर मैं आपको एक छोटा सा किस्सा, बिल्कुल छोटा सा बताता हूं। पंडित रूपचंद जोशी जी जिन्होंने लाल किताब लिखी, मैं उनके बेटी के घर गया, उन्होंने मुझे बुलाया, उनकी अपनी बेटी ने मुझे बुलाया। अब वो इस दुनिया में नहीं है, थोड़े समय पुरानी बात है। तो उनके घर में बाकी के सदस्य भी बैठे थे, तो बातें करते करते एक उपाय का जिक्र आया। उपाय का जिक्र क्या आया कि पंडित जी के पास एक पुलिस वाला कुंडली दिखाने गया। पुलिस वाला कुंडली दिखाने गया, मेरी तरक्की कब होगी? पंडित जी ने कह दिया कि तेरी तरक्की तो क्या, बाद की बात है, तुझे जेल होने लगी है। उसने कहा ये क्या बोल दिया? बोला हाँ सही बात है। उस समय मोबाइल वगैरह नहीं थे। वो बंदा घर गया, घर जाने से पहले ही बस स्टैंड पे बस से उतरा, उसको पुलिस ने पकड़ लिया सेम डे। जब उसकी पत्नी उसके पास गई, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ? कह रहा सारी बातें छोड़ दे, उस फलानी जगह पे चले जा, वहां पंडित जी है, उनको जाके बोल कि जिस बंदे को आपने उपाय दिए थे आज सुबह, उपाय करने का भी टाइम नहीं मिला उसको, उसके साथ वो चीज हो गई। तो पंडित जी ने क्या कहा कि उसके जाकर के एक उपाय कर। वो पुलिस में था इसलिए ये उपाय पॉसिबल हुआ, आज के जमाने में ये नहीं हो पाता। कि उन्होंने बोला कि एक सफेद सूती कमीज ले और उसको वो पहना दे, लेकिन शर्त ऐसी है, अब मैं कुछ कलर्स बताने लगा हूं, इनको आप बिल्कुल एक्यूरेट मत समझना, क्योंकि वो एक्यूरेसी से उन्होंने भी नहीं बताया था। एक उन्होंने उदाहरण दी थी, मैं भी उदाहरण दे रहा हूं कि उन्होंने बोला कि एक कमीज लीजिए, उसके ऊपर सबसे ऊपर वाला बटन लाल लगा दो, उदाहरण के तौर पर लाल लगा दो, दूसरा बटन नीला, तीसरा हरा, चौथा पीला, ऐसे उन्होंने 4 5 6 रंग बताए कि ऐसे ऐसे रंग के बटन लगा के उसको पहना दे, ये बंदा बाहर आ जाएगा। और बहुत बड़े किसी केस में वो अंदर हुआ था, सजा तय थी कि होनी ही है, और वो बंदा बिल्कुल बेगुनाह साबित होकर के 1 हफ्ते में बाहर आ गया। अब मुझे बताइए कि ये उपाय का क्या लॉजिक, कहां से जुड़ा? ये किताब में तो लिखा नहीं पंडित जी ने, जबकि ये खुद पंडित जी ने करवा दिया, लिखा तो है नहीं। तो इस पे उन्होंने ये ऐसी चीजें जो करी, ये हमारे लिए क्या है कि हमारे लिए उन्होंने एक ऐसा वर्क हमें दे दिया कि हमें इस पे काम करना है। अब यहां पर समझने की बात क्या है कि हो सकता है, देखिए कि जिस तरह हमारे चक्रास हैं, हमारे शरीर के अंदर मूलाधार चक्र है, सहस्त्रार चक्र है, सारे चक्रों के अलग अलग रंग हैं। जब कभी भी बाहर से उपाय होने की संभावना कम हो गई, उनको पता है कि जेल में बैठा बंदा अब करेगा क्या, उन्होंने शायद उसके ऐसे चक्रों को, क्योंकि चक्र हमारे ग्रहों से भी रिलेटेड है, ऐसे रंगों को कमीज में सेट कर दिया जो कि उसके चक्रास को उन्होंने पॉजिटिव एक्टिव कर दिया, और वो सारी चीजें बंदे के हक में आनी शुरू हो गई। अब आपको समझो ये ज्योतिष कहां है, किस लेवल पे है। जब हम इस पे स्टडी करेंगे तो बड़ा इसमें फायदा मिलेगा, जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे। अब चंद्र शुक्र की बात है, कई लोग सोच रहे होंगे कि चंद्र शुक्र तो लड़ाई करते हैं। चंद्र शुक्र, क्योंकि मेरे पास ये सवाल भी आता है, चंद्र शुक्र वाले तो परेशान भी होते हैं, लेकिन सारे नहीं होते। मैंने बताया, मैंने चंद्र शुक्र पे 2 लाइनें लिखी, मुझे थोड़ा सा लिखने का भी शौक है। मैंने चंद्र शुक्र पे 2 लाइनें लिखी कि चंद्र शुक्र गर उम्दा टेवे, दौलत का दरिया बने, मां बीवी से वफा करे तब कोई जरिया बने। ये बात ध्यान रखिए कि चंद्र और शुक्र के मिलने से दौलत का दरिया बन जाता है, और बनेगा इसका जरिया कब? चंद्र, मां और बीवी, शुक्र। जब ऐसा इंसान इनसे वफादार रहेगा, हर मायने में वफादार होगा, तो ये दौलत से भर देगा। चंद्र शुक्र के बहुत बहुत सुख हैं। आप चंद्र की चीजें देखिए, शुक्र से ज्यादातर अलग नहीं है, अलग नहीं। अब दूध अगर है तो दूध में से तो घी निकल रहा है, दूध में से दही बन रहा है, तो क्या यहां पर देखिए क्या चंद्र शुक्र कितना अलग है, एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हैं। भगवान शिव को देख लीजिए, ललाट पर चंद्र है और सवारी वो शुक्र की कर रहे हैं। चंद्र शुक्र यहां भी इकट्ठे हैं, यानी चंद्र ने शुक्र को पास रखा है, खुद चंद्र के देवता उसकी सवारी कर रहे हैं। अगर हम परफ्यूम की बात करें, हर इंसान को परफ्यूम अच्छा लगता है, तो क्या परफ्यूम चंद्र शुक्र नहीं है? हर इंसान समझता है कि परफ्यूम तो शुक्र है भैया,
ठीक है वो शुक्र है, लेकिन वो शुक्र सिर्फ इसलिए है कि वो महंगा है और वो सुगंधित है, लेकिन उसकी जो लिक्विड फॉर्म है वो चंद्र है। यहां पर भी चंद्र शुक्र जुड़े हुए हैं। इसलिए ग्रहों को जब हम डीप जाकर जोड़ करके जोड़ेंगे, बहुत सी चीजें बदलेंगी, उससे लाभ मिलेगा। अब चंद्र शुक्र की बात शुरू हुई है, तो लास्ट में आपको एक मैं उपाय दे देता हूं जो चंद्र शुक्र को हमेशा अच्छा करेगा। रुपये पैसे की दिक्कत है, ठीक होनी शुरू हो जाएगी। कर्ज है, उतरना शुरू हो जाएगा। ये बहुत कारगर उपाय है, एक आपके आगे रख रहा हूं। ये भी जुड़ा लाल किताब के सिद्धांतों से है, पर लाल किताब में नहीं है, और ये आजमाया हुआ है। मैंने पता नहीं कितनी बार कईयों को दिया है। इस उपाय पर गौर करना कि यदि किसी की कुंडली के अंदर चंद्र शुक्र को अच्छा करना हो, क्योंकि दोनों ही पैसे के ग्रह हैं, ऐशो आराम के ग्रह हैं, अगर इकट्ठे हैं नहीं है, किसी ने इनको अच्छा करना है या इनकी युति किसी खराब घर में बैठ गई, इनको अच्छा करना है, तो क्या करिए, 4 सोमवार और 4 शुक्रवार एक लोटा लीजिए, स्टील का लोटा ले लीजिए या चांदी का लोटा ले लीजिए, उसमें आधा दही भर दीजिए, आधा गंगा जल डाल दीजिए। दोनों ग्रह आ गए, और दोनों को अपने बिल्कुल साफ हाथ से उसको थोड़ा सा हाथ से घोल लीजिए। और जब वो मिश्रण तैयार हो जाए, उसको हल्के हाथों से मंदिर में जाके व्हाइट कलर का जो नंदीगन हो, वो भी चंद्र शुक्र का ही कॉम्बिनेशन आ गया, व्हाइट कलर का नंदीगन हो या चांदी का नंदीगन हो, एक हाथ से उसके ऊपर वो दही और गंगा जल का मिक्सचर डालते रहिए, दूसरे हाथ से उसको स्नान कराते रहिए। धीरे 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 ये प्रक्रिया करके बाद में साफ जल से स्नान कराकर नंदीगन के ही कान के अंदर अपनी जो परेशानी है दूर होने की अरदास करके आइए, क्योंकि नंदीगन जी को वरदान है जो उनके कान में बोल दिया, सीधा ही ट्रांसफर कैलाश पर्वत पे हो गया, भोलेनाथ तक पहुंच गया। और जैसे ही आप ये चीज करोगे, चंद्र शुक्र ऐसे उम्दा फल देने लगेगा। कर्ज है तो उतरना शुरू हो जाएगा, बीमारी है खत्म होनी शुरू हो जाएगी, खुशहाली जीवन में आने लग जाएगी। इसलिए ग्रहों को इस तरीके से समझना बहुत जरूरी है। मेरे को पता है यहाँ सब बहुत ज्ञानवान है, लेकिन मैंने अपने कुछ आपके आगे तजुर्बे रखे हैं। इन तरीके से भी ग्रहों को पढ़ेंगे तो जरूर लाभ होगा। आप सबने बड़े ही प्यार से सुना, इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूं। समय का अभाव है, इसलिए मैं आपसे इजाजत लेता हूं। नमस्कार।